हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। और आज से हम एक पॉडकास्ट सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम काफ़ी गेस्ट को बुलाएंगे। और आज के हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर मनीष मिश्रा एंड ये आईआईटी गुवाहाटी के एक छात्र हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पहले मेरा नाम सत्यम बंसल है एंड मैं भी आईआईटी गुवाहाटी का एक 4th ईयर का स्टूडेंट हूं एंड ही इज़ ऑल्सो माई वेरी गुड फ्रेंड। सो हम ऐसे ही मेरे कुछ दोस्तों को और आईआईटियंस को और ऐसे कुछ लोगों को जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको बुला के उनके साथ कुछ Q&A सेशन करेंगे और उनके साथ जानेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या था, कैसे फेज़ आए, तो उन्होंने क्या अचीव किया। सो सबसे पहले हम मिश्रा जी को बोलेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सो मिश्रा जी। तो हेलो यार, मेरा नाम है मनीष मिश्रा और मैं आईआईटी गुवाहाटी का 4th ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ एंड दैट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। सो मिश्रा जी, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो ले ली लेकिन आप थोड़ा अपनी कॉलेज से पहले की लाइफ, जेईई की लाइफ, पहले भी जब आप एक स्टूडेंट थे तब आपको क्या कभी पता था कि आप आईआईटी निकालेंगे, या मतलब आपको आईआईटी के बारे में भी कुछ पता था और आपको नहीं पता था, तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला? क्योंकि तब इतना हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, इतना मतलब इंटरनेट का ज़माना भी नहीं था, तो आपको कैसे पता चला आईआईटी के बारे में? नहीं यार, इंटरनेट का ज़माना तो था पहले भी। और उस समय मतलब मेरा जो बड़ा भाई था वो मतलब ऐसे ही मतलब जो मंथली सीरीज़ होती थी किसी किसी कंपनी की, तो वही बुकलेट वगैरह लाता था। तो उसमें मैंने ऐसे रेजोनेंस वगैरह का ऐड देखा था कि ऐसे किसी ने बंदे ने AR1 निकाली, किसी ने AR2 निकाली। तो वहाँ से मेरे को भी इंटरेस्ट आया कि नहीं यार, अच्छी चीज़ है आईआईटी जेईई। और मतलब ओवरऑल मेरे बड़े भाई के थ्रू ही मेरे को पता चला कि आईआईटी के बारे में। उसके बाद हमने 10th में ऐसे मैंने FIITJEE का एक एडमिशन टेस्ट दिया, बिग बैंग एज दिया। उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया 11th क्लास से और फाइनली 2 साल बाद मैं यहाँ पे आ गया आईआईटी गुवाहाटी में। तो आपको मतलब कौन सी क्लास में आपके बड़े भैया ने आपको गाइड किया कि आपको आईआईटी करना चाहिए, और आईआईटी ही करना चाहिए? तो सिर्फ आईआईटी ही क्यों? क्योंकि मतलब और भी काफ़ी फील्ड्स हैं, जैसे कॉमर्स था, बायोलॉजी था, डॉक्टर भी बन सकते थे। आपको मतलब बड़े भाई ने आईआईटी के लिए ही क्यों प्रोत्साहन किया? क्या उनका वो भी तैयारी कर रहे थे या उनका कुछ इंजीनियरिंग से लगाव था, ऐसा कुछ? नहीं, वो कर तो नहीं रहा था, मतलब ऐसा तो कुछ ये नहीं था कि एग्जैक्टली कि नहीं तुम आईआईटी की तैयारी करो। लेकिन मेरा खुद का एक इंटरेस्ट जा गया कि मतलब उसको देख के, और उसने कुछ बुक्स वगैरह खरीदी थी, वो ऐसे आईआईटी जेईई की थी। तो मैंने सोचा मतलब कुछ रिसोर्सेज मेरे पास ऑलरेडी हैं तो मैं आईआईटी जेईई की तैयारी करूँगा, वैसा सीन था। सो वेरी गुड, फाइनली यू आर हेयर। सो आईआईटी में आपने तैयारी की, 11th क्लास से एडमिशन लिया, लेकिन स्कूल में आप कैसे थे? मतलब आईआईटी के लिए आपने सुना होगा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो मतलब एक बार आपने तैयारी करने से पहले अपना स्कूल बैकग्राउंड और स्कूल में आप किस प्रकार के छात्र? पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ थे? तेज़ तो रहे ही होंगे तभी आप निकाले होंगे फिर भी थोड़ा ऑडियंस को बताइए आप कि आप पढ़ने में कितने तेज़ थे? यार पढ़ने में तो एवरेज ही होते हैं सारे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम 10th तक बिल्कुल ही फाड़ दोगे, बचा दोगे, वैसा नहीं होता, सब नॉर्मल ही होते हैं। लेकिन बाद में आके तुमको कंसिस्टेंट लगे रहना पड़ता है, तो वहाँ से फिर तुम उस स्पेक्ट्रम से हट के, एवरेज वाले स्पेक्ट्रम से हट के जो तुम्हारे स्कूल में लड़के होते हैं, और तुम इस कैटेगरी में आते हो कि तुम हाँ मतलब आईआईटी क्रैक कर सकते हो, तो वैसा ही था। मतलब शुरुआत से तो एवरेज ही थे, बाद में फिर कंसिस्टेंट रह के थोड़े अच्छे हो गए। ये तो मिश्रा जी का बड़प्पन है कि अपने आप को एवरेज स्टूडेंट बता रहे हैं, बाकी ये काफ़ी तेज़ छात्र हैं। और आइए और आगे इनके बारे में जानते हैं कि 11th क्लास में जब आपने एडमिशन लिया तो जैसे 10th का सिलेबस काफ़ी कम रहता है, लेकिन 11th का इतना यूज सिलेबस आ जाता है, फिर 12th में भी आपको वो सिलेबस साथ में कंटिन्यू करना पड़ता है। तो आपको मतलब एक ऐसा डर था या बर्डन लगा आपको कभी कि कभी ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हो गया, मैं कवर नहीं कर पा रहा? तो मतलब आपने उसको किस तरह से हैंडल किया और आपने तैयारी कहाँ से की, एक बार वो भी बताइए। मतलब ऐसा कोई बर्डन तो नहीं था, क्योंकि हमारा जो सिलेबस था वो कोचिंग में 5 फेजेस में डिवाइड था। तो हम मतलब ऐसा नहीं देखते थे कि हमारा 12th तक का पूरा 2 साल का सिलेबस है, हम उसको सिर्फ ऐसे देखते थे कि हमारे 3-4 महीने का एक फेज़ है और ऐसे सारे फेजेस हैं। तो हमको सिर्फ उस फेज़ पे फोकस करना होता था और हम बस उस फेज़ का सिलेबस ख़त्म करने पे फोकस करते थे कि इस टाइम तक हमें इस फेज़ का सिलेबस ख़त्म करना है। और वही करते करते 5 फेज़ का सिलेबस बिल्कुल टाइम पे ख़त्म हो गया था। मतलब 12 के अक्टूबर-नवंबर तक मैंने ख़त्म कर लिया सब कुछ। फिर हमने जेईई मेंस वगैरह दिया, तो उस समय सारा मेरा सिलेबस जो था वो पूरा कंप्लीट था।
तो जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर आपको हाथी को खाना है तो आप उसको एक बार में नहीं खा सकते, आप उसको पीसेस में तोड़ तोड़ के खा सकते हैं। इसी तरह इनकी कोचिंग फिटजी ने इनकी काफ़ी मदद की, कोर्सेज़ को 5 फेजेस में डिवाइड कर दिया, जिससे इन्होंने एक बार में एक ही फेज़ पे फोकस करके कंटिन्यू करते गए, तो इनको ज़्यादा आसानी हुई। तो आप कोचिंग के बारे में अपनी बताइए कि आपने कोचिंग वाराणसी से ही की, तो जैसे कुछ बच्चों का मेरे पास काफ़ी कॉल आता है कि हमें कहाँ कोचिंग करनी चाहिए, जैसे अगर वो कहीं के हैं तो उनकी सिटी में करना चाहिए, और कोटा का काफ़ी नाम है कोचिंग कल्चर में, तो वो सोचते हैं कि कोटा जाना चाहिए। तो आपकी क्या राय है कि क्या वो कोटा ही जाना चाहिए कोचिंग के लिए, क्योंकि आपने वाराणसी में रह के कोचिंग निकाली है, तो बाकी लोग जो नहीं निकल पाए, और आपकी क्या अलग स्ट्रेटेजी थी कि वाराणसी में आपका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप जेईई क्लियर कर पाए फर्स्ट अटैम्प्ट में? तो मतलब ऐसा था कि वाराणसी मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा करीब था, तो मैंने सोचा, और कोचिंग में वहाँ की अच्छी अच्छी कोचिंग से, तो मेरा मतलब इतना तो श्योर था कि मेरे को कोटा तो नहीं जाना, जब मेरे को अच्छी चीज़ अपने घर के पास में मिल रही है और मैं वहाँ से अपने घर भी आ सकता था, जहाँ मेरे पेरेंट्स से मेरे को कांस्टेंट मोटिवेशन मिलता रहता था। तो इस कारण मैंने मतलब वाराणसी वाला ही ऑप्ट किया, और वहीं पर रह के, और मतलब मैं 2-3 हफ्ते पे घर भी चला जाता था, तो मतलब मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अकेला लोनली फील हो रहे हो, तुम 4 महीने 5 महीने पे घर जा रहे हो, इफ़ यू आर इन कोटा, तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता। सही बात है, क्योंकि घर वाले जब आसपास रहते हैं तो आपके पास एक अलग एनर्जी रहती है, और उनसे ऑब्वियस सी बात है एक मोटिवेशन तो मिलता ही है। हमारे पेरेंट्स एक ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है हमारे लिए। तो मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि आप कहीं भी तैयारी करें, चाहे आप कोटा करें या अपने शहर के आसपास करें, तो मतलब तैयारी पूरे फोकस के साथ करें। कभी ये माइंडसेट ना लेके चले कि हम इस टीचर से नहीं पढ़ पाए, इस कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि फाइनली आप पे ही डिपेंड करता है कि आपने तैयारी कितनी सिंसियरिटी के साथ की, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और एक कंसिस्टेंसी जो होती है, रोज़ के आप 4-5 घंटे पढ़े रहे होंगे, तो कितना पढ़ते थे आप रोज़, थोड़ा बताइए। मतलब ऐसा जनरल ये था कि हमारा 3 घंटे का कोचिंग होता था, उसके बाद मैं 7 घंटे 8 घंटे निकाल लेता था पढ़ाई करने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, और ये मतलब मेरा काफ़ी रेगुलर था। वर्स्ट केस में भी मैं दिन के 3 घंटे 4 घंटे निकाल ही लेता था। मान लो आज मेरे को कम पढ़ाई करनी है, तो मतलब मैंने सुबह ही पढ़ लिया 3 घंटे 4 घंटा, फिर मैं मतलब दोपहर से फिर रात तक ऐसे टाइम पास कर रहा है, फिर छुट्टी मतलब ऐसे ही मज़े कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, फिर घर चला जा रहा हूँ मैं, वैसा था। तो मतलब जितना ही पढ़ो तुम, मतलब डेली पढ़ो, ये नहीं कि तुम एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। सही बात है। तो जितना भी पढ़ रहे हो थोड़े से मतलब कंसिस्टेंट रहो, ये नहीं कि उड़ते जा रहे हो। सो मतलब कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मतलब एक कितने भी अच्छे टॉपर स्टूडेंट रहे हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो जैसे मिश्रा जी ने बताया कि वो रोज़ कम से कम 3 घंटे की क्लास करते थे और 7-8 घंटे की सेल्फ स्टडी करते थे। तो मेरे को लगता है कि वो सेल्फ स्टडी है, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपकी, रोज़ 6 घंटे 7 घंटे जो भी आप करते हैं, तो आप मतलब वही है इनका कि कंसिस्टेंट जरूर रहिए, और रोज़ कम से कम 5-6 घंटे आप निकालिए पढ़ने के लिए, तो आपका खुद से सेल्फ स्टडी के लिए, तो आप आसानी से जेईई क्लियर कर पाएंगे। तो खैर ये तो काफ़ी लोग करते हैं कि 5-6 घंटे पढ़ते हैं और ये फॉलो करते हैं, इसके बावजूद भी आपकी मतलब दिमाग में था कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी कभी कभी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, या मतलब कुछ ऐसा था कि कभी लाइफ में डाउन्स आए हो कि नहीं मेरा नहीं निकल पाएगा आईआईटी, ऐसा कुछ डाउट आपको आया हो, या कि अगर आईआईटी नहीं निकलेगा तो आपका प्लान भी कुछ आपने सोच के रखा हो, कुछ अपने बताइए आपके बारे में। प्लान भी तो नहीं था, क्योंकि मतलब मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और जेईई मेंस भी हमारे टाइम में जनवरी में ही हो गया था, तो जब तक हम प्लान बी के बारे में सोचते मेरे को उस टाइम में लग गया था कि क्योंकि मेरी जनवरी वाले जेईई मेंस में अराउंड 99.5% आई थी। 99.5। हाँ, तो मेरे को उस टाइम में आइडिया हो गया था कि इंजीनियरिंग कॉलेज तो मेरे को मिल ही जाएगा, नहीं आईआईटी तो मेरे को एनआईटी तो मिल ही जाएगा। तो वैसा तो मैं प्लान डी के बारे में नहीं सोचा था, बट हाँ ये था कभी कभी लगता था स्टार्टिंग में कि यार नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, इतने कोचिंग की फ़ीस वगैरह लगी है, तो वैसा कभी कभी होता था। 1-2 टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा कम नंबर आए थे, क्योंकि फिटजी का मतलब टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिमोटिवेशन आया था मेरे को। लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, अपने मतलब मेन एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं, कि मेन एग्ज़ाम हमारा जे एडवांस है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है। एंड वहाँ पर मैंने अच्छे से परफॉर्म किया और रिज़ल्ट अच्छा आया। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिज़ल्ट। एंड देखो लाइफ में काफ़ी डाउन्स आएंगे, जब आप इनिशियली कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो एक हैवी बर्डन रहता है, तो आपके काफ़ी कम मार्क्स आएंगे, लेकिन आपको उससे ऊपर उठ के बस कंसिस्टेंट रहना है, तो आप अच्छा करेंगे, क्योंकि लास्ट में आते आते आप इम्प्रूव हो जाएंगे। तो आप अपनी केवल फर्स्ट इनिशियल परफॉर्मेंस को जज करके क्विट ना करें। मैं कहूँगा कि नेवर क्विट एंड यू मस्ट ऑलवेज ट्राई योर हार्ड।
सो ये तो आपकी जेई की बातें हो गई। फिर उसके बाद जब जब आपने जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, आई थिंक जनवरी 2020 में दिया था। हाँ जेई में, तो जनवरी में आपने जो जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद फिर कोविड आ गया था, लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन में क्या था कि काफ़ी उथल पुथल थी। आप कहाँ थे? कोचिंग में थे, घर पे थे? क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। फिर आप मतलब कहाँ तैयारी कर रहे थे? किस तरह आपने सर्वाइव किया लॉकडाउन में? मतलब पहले तो हमारा उस समय बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैं तो घर पर ही आया था, क्योंकि मेरी स्कूल जो थी वो घर पर ही थी। तो मतलब मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने घर पर आया था। लेकिन उसके बाद मतलब तुरंत लॉकडाउन लग गया था। जैसे लास्ट एग्ज़ाम था हमारा, उसके बाद 18 मार्च से लॉकडाउन लग गया था। 22 मार्च से लॉकडाउन। हाँ, 18 मार्च को मतलब ऐसा लग गया था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो फिर हम कुछ दिन के लिए अपने बनारस में गए थे, वापस फिर से आ गए, क्योंकि मतलब आ गया था उसका जनता कर्फ्यू कुछ वैसा था, तो वैसा उसका आ गया था। तो वहाँ से फिर मतलब लगने लगा कि नहीं, अब ये थोड़ा लंबा खींचेगा। और जेई मेंस की डेट भी जब आने वाली थी, जिस दिन जेई मेंस था उसी टाइम लॉकडाउन में था। तो ये तो श्योर था कि जेई मेंस तो पोस्टपोन हो चुका है, नई डेट कब आएगी ये हमें पता नहीं था। तो उस टाइम एक तो पढ़ना ऐसा तो दिक्कत तो होती थी, क्योंकि तुम्हें एग्ज़ाम का डेट पता नहीं है, कब एग्ज़ाम होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। तो हर बार लगता है कि मान लो कभी ऐसा होता था कि तुम्हें लग रहा है 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, लेकिन अचानक से फिर से जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन बढ़ गया और सरकार ने भी बोला कि नहीं अभी कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी, सारी परीक्षाएं रद्द कर दी। तो वैसे करते करते हमारा सितंबर में जेई मेंस हुआ। हर बार एग्ज़ाम पोस्टपोन होता था, लेकिन हम फिर भी, जैसे हमारा कोचिंग था तो वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसमें होते रहते थे, तो हम सोचते थे जेई मेंस को साइड रखो, हमें इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है जो कोचिंग के टेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम एट द एंड इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जो मेन एग्ज़ाम होगा हमारा, उसमें हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी। तो हमने बस उससे अपने कोचिंग वाले एग्ज़ाम पे फोकस किया अच्छे से। उसके जो जेई मेंस होते थे और एडवांस के जो मॉक टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट पे फोकस किया। और वैसे करते करते फिर हमने सितंबर का जेई मेंस दिया, और उसी समय 20-25 दिन बाद अराउंड जेई एडवांस था सितंबर में ही। तो उसमें भी हमने फिर ठीक ठाक ही परफॉर्म किया। तो आपने मतलब अपना जो मॉक टेस्ट और कोचिंग के थे उन पे आपने फोकस किया और इससे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो लेकिन जब आप घर पे गए थे तैयारी करने के लिए, तो जैसे आप अलग बनारस में रहते थे, रूम में रहते थे, तब इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता। लेकिन लॉकडाउन लग गया था तो चूँकि सभी लोग घर पे थे उस टाइम, मतलब थोड़ा मस्ती मजाक का भी माहौल था, रामायण महाभारत भी आ रही थी, सभी लोग, जैसे मैं था घर पे तो हम सभी लोग एक साथ बैठ के देखते थे और काफ़ी मूवीज़ वगैरह भी देखते थे। तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं पढ़ाई से या दूर हो रहे हैं, या फिर आप उसको इन्जॉय कर रहे थे लॉकडाउन के कि नहीं मुझे और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया? आपने इसको किस तरह से देखा, मतलब लॉकडाउन को? तो यार मैं जैसे ऐसे सोशल मीडिया वगैरह यूज़ नहीं करता था, तो मेरा जो टाइम होता था बिल्कुल बचा रहता था। तो मान लो अगर मैंने 2-3 घंटे रामायण और महाभारत देख भी ली, जो कि मतलब मैं उस टाइम देखता था, तो मेरे पास वो सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता था। मतलब मैं रामायण के सारे एपिसोड मैंने देखे, महाभारत के भी देखे, उसके बाद भी मैं लगभग 9 से 10 घंटे पढ़ता था डेली उस टाइम भी। तो टाइम तो निकल जाता था उस टाइम भी, और ऐसा भी लगता था कि छुट्टियाँ थोड़ी मिल गई हैं, मतलब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो मतलब हम जितना परफॉर्म कर सकते थे उससे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने बस उसी पे फोकस किया कि अगर चीज़ें एक बार रिवाइज़ कर ली तो उसको फिर से रिवाइज़ कर ले रहे हैं, वैसा था। तो मतलब लॉकडाउन में ऐसा था कि इन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू किया। मतलब ऐसा नहीं कि हमें पूरे दिन पढ़ते रहना है, कि हमें सिर्फ वो 6-7 घंटे पे फोकस करना है सेल्फ स्टडी पे। उसके बाद हम दिन में 24 घंटे होते हैं तो काफ़ी टाइम बचा है, आप 7 घंटे सो भी जाइए तो 14 घंटे बचे, 10 घंटे, उसमें भी 3-4 घंटे और निकाल लिए एक्स्ट्रा के लिए, तो 5 घंटे आप आसानी से चिल कीजिए। मतलब ये नहीं आप पूरे दिन पढ़िए, क्योंकि माइंड को रिफ़्रेश करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आप अगर दिन के 6-7 घंटे भी पढ़ते हैं तो आप आसानी से जेई क्लियर कर सकते हैं। एम आई राइट? एग्जैक्टली। सो मिश्रा जी, फिर आपका जब जेई निकला तो एक चेहरे पे अलग खुशी होगी घर वालों के, तो घर वालों का क्या फर्स्ट रिएक्शन था, कि मतलब पेरेंट्स ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि आप जेई एक एडवांस निकाल पाएंगे? क्योंकि मतलब आपके फैमिली में किसी ने पहले आईआईटी निकाला है या फिर आप यू आर द फर्स्ट वन? नहीं यार, आई एम द फर्स्ट वन। और मतलब काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि मेरा भी जो रिज़ल्ट आया था मेरे को मतलब उतना एक्सपेक्टेशन था नहीं। तो जब मैंने रैंक वगैरह देखे तो काफ़ी अच्छा लगा, नहीं इतना आ गया, वरना मैं तो सोच रहा था कि इसमें तो कुछ होना नहीं है, एंड मतलब किसी एनआईटी में एडमिशन लेंगे जेई मेंस के थ्रू। तो जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी अच्छा लगा, और घर वाले भी मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बढ़िया। फिर हमने उस दिन मिठाई खाई, पार्टी वार्टी की थोड़ी सी। वो इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे, फ़नी इंसिडेंट के मतलब रिज़ल्ट आया, कुछ आपको याद हो ऑडियंस के साथ?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जैसे काउंसलिंग होती है, उसके बाद आपने काउंसलिंग की होगी, तो आपको आईआईटी गुवाहाटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला, क्योंकि उस टाइम पे भी कोविड लगा हुआ था। तो आपको मतलब कैसा लग रहा था कि हमें मतलब कॉलेज जाने को नहीं मिल रहा है, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन लाइक? एक तो यार मतलब जैसे हम लोग ने काफ़ी यार वीडियो वगैरह देख रखे थे आईआईटी की। जैसे मैंने उस साल 2020 में मई वगैरह में ही जैसे आईआईटी गुवाहाटी की एक ड्रोन वाली वीडियो देखी थी, तो मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लगा था और मैंने मूड में बिल्कुल बना लिया था कि लेना तो आईआईटी गुवाहाटी है मेरे को। और जब फाइनली मेरा एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो मतलब कोविड की वजह से हम कॉलेज जा नहीं सकते थे, हमारा सेमेस्टर ऑनलाइन ही चल रहा था। तो वो थोड़ी सी तो सैडनेस थी। तो हम बस वही थे किसी व्लॉग वगैरह देखकर कि मान लो आईआईटी गुवाहाटी का कुछ क्लासरूम का वीडियो और हॉस्टल्स की वीडियो, ये सब वीडियो देखा करते थे थोड़े से स्टार्टिंग में, अपने चुल को थोड़ा कम करने के लिए। और बाकी यार सेमेस्टर चल रहा था, तो मतलब 1 महीने बाद तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई का भी स्ट्रेस आ गया था, तो फिर उसमें लग गए हम लोग। और फाइनली मतलब उसके बाद 21 मार्च में हमारा कॉलेज खुल गया था सेकेंड सेमेस्टर में 1-1.5 महीने के लिए। लेकिन फिर से वो सेकेंड वेव जब आई तो कॉलेज बंद हो गया था हमारा। एंड फाइनली हम अच्छे से कॉलेज में परमानेंट तरीके से 4th सेमेस्टर में आए थे। तो मतलब आप जब फर्स्ट टाइम कॉलेज नहीं आ पाए थे ड्यू टू लॉकडाउन, सो आपका सेमेस्टर ऑनलाइन था। देन मतलब हाँ, हम पहले ऑफलाइन स्टडी करते थे, फिर अचानक से एक ऑनलाइन मोड में आना, तो आपको मतलब कैसा, मतलब कुछ डिफरेंस लगा ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड में? आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ऑनलाइन मोड में इट वाज डिफ़िकल्ट टू स्टडी, लाइक वी हैड टू फोकस मोर, और इट वाज क्वाइट स्ट्रेसफुल। हाँ यार, स्ट्रेसफुल तो बहुत ज़्यादा था। मतलब जैसे हम स्टार्टिंग में जेईई की तैयारी करते थे, तो हमारे पास बुक्स होती थी, ऑफलाइन लेक्चर होते थे, तो पढ़ने में मज़ा आता था और आँखों पे लोड भी कम पड़ता था। लेकिन जब पूरे तरीके से ऑनलाइन हो गया तो सारे लेक्चर हमें ऑनलाइन अटेंड करने पड़ते थे। मतलब मेरा लैपटॉप, उस समय का लैपटॉप का जो स्क्रीन टाइम था वो अराउंड 10 या 12 घंटे हो गया था। तो स्ट्रेस तो आता था, क्योंकि तुम बिल्कुल स्क्रीन टाइम तुम्हारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आंखों पे भी लोड बढ़ते जा रहा है, प्लस चीज़ों भी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा कठिन भी थी मतलब इंजीनियरिंग के कोर्सेज स्टार्टिंग में, तो उसको हैंडल करने में पहले सेमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई मेरे को। फिर लेकिन मैं सेकंड सेमेस्टर से काफ़ी ज़्यादा यूज्ड टू हो गया, तो मतलब सेकंड सेमेस्टर से दिक्कतें कम हो गई थी। मतलब फर्स्ट जो आप शिफ्ट हुए तो थोड़ा मतलब न्यू हैबिट डालने में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आप यूज्ड टू हो गए थे। तो आप जब फिर ऑफलाइन जब आपने कंटिन्यू किया 4th सेमेस्टर में, देन लाइक हाउ इट वाज डिफरेंट, लाइक बिकॉज इट वाज लाइक यू आर इन सेकेंड ईयर बट यू आर एंजॉइंग योर फर्स्ट ईयर इन योर सेकेंड ईयर। सो जब आप पहली बार कॉलेज आए, सो हाउ वाज इट, लाइक व्हाट वाज द फीलिंग? कैन यू डिस्क्राइब टू अवर व्यूअर्स? फीलिंग तो यार अच्छी थी, लेकिन एक तो था कि हम पहली बार कॉलेज आए थे, मज़ा तो आ ही रहा था। लेकिन हम फर्स्ट ईयर में थे, हम सेकेंड ईयर में थे, और वो सेकेंड ईयर भी ख़त्म हो रहा था, तो हमारा कॉलेज का एंजॉयमेंट तो ज़्यादा था नहीं, और हमें लोड था अलग ही इंटर्नशिप वगैरह का। तो उस समय उतना एंजॉय तो हम नहीं कर सकते थे, और आए भी थे हम मिड सेम के जस्ट तुरंत बाद, तो हमें फिर एंड सेम वगैरह पे लग गए अपन, तो उतना एंजॉय तो नहीं कर पाए स्टार्टिंग में फिर। सही बात है, क्योंकि उस टाइम पे अपना इंटर्नशिप सेशन भी चल रहा था, तो इंटर्न के लिए CV वगैरह भी बनानी पड़ती है। तो आईआईटी में एक्चुअली में जो इंटर्न का जो रहता है कि सेकेंड ईयर के बाद 2 महीने की छुट्टियाँ मिलती हैं, तो उसमें क्या है 2 महीने की छुट्टियों के बाद एक CV सबमिशन होता है, उसके बाद कंपनीज आती हैं और इंटर्न के लिए टेस्ट होते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं। तो इंटर्न के लिए क्या आप प्रिपरेशन मतलब कॉलेज में आने के बाद स्टार्ट किया, या फिर मतलब ऑफलाइन जब आए थे 4th सेमेस्टर में तब स्टार्ट किया आपने? पहले से ही मतलब कुछ सीनियर से गाइडेंस ले रखी थी कैसे इंटर्न के लिए तैयारी करनी है, कि पहले से ही आपने तैयारी कर ली थी? और इंटर्न मतलब कहाँ करना जो आपने किया था उसके बारे में बताइए। तो यार मतलब जब मैं 3rd सेमेस्टर में था, तो मतलब मैं शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इंटर्नशिप और प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। जो मेन फोकस हमारा रहता है वो प्लेसमेंट ही रहता है कि आईआईटी में आने वाले अच्छा। लेकिन मेरे को यहाँ आगे पता चला नहीं यार, ये इंटर्नशिप नाम की भी कुछ चीज़ होती है, और करने से बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है इन द प्लेसमेंट्स, और एक्सपीरियंस मिलता है बेसिकली, तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम करोगे। तो मतलब मैंने फिर कुछ सीनियर से बात की थी जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में ही आया था यहाँ पर कॉलेज में। फिर मैं एक बार बीच में आया था कॉलेज में, तो वहाँ पर मैंने कुछ सीनियर से बात की कि मतलब क्या सीन है इंटर्नशिप वगैरह का, कंपनीज कैसे कितनी आती है। तो उन्होंने बताया मतलब कि कंपनीज बहुत सारी आती हैं और हायरिंग भी होती है, मतलब इंटर्नशिप में वो बहुत इंटर्न्स को हायर करती हैं। तो उस वजह से लगा नहीं यार मेरा भी हो सकता है कुछ इसमें इंटर्नशिप में। तो फिर वो हमने माइंडसेट में रख के, गोल रख के मैंने इसकी प्रिपरेशन चालू की। तो मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया था
सितंबर वगैरह में ही, 3rd सेमेस्टर में। फिर उसके थ्रू मैंने अपनी प्रिपरेशन, कौन सा कोर्स किया था आपने, बताइए। मैंने ऐसे ही कोडिंग निंजा का एक कोर्स किया था, तो उसका DSA वाला कोर्स किया मैंने। इनिशियली अपना 3-4 महीने में DSA कंप्लीट कर लिया। उसके बाद वही लीड कोड करने लगा मैं और इंटरव्यू करने लगा। फिर मैंने कुछ CS फंडामेंटल फोकस किया छुट्टियों में, जो समर वाली छुट्टियाँ थी हमारी। एंड देन जुलाई से जब हमारी टेस्ट वगैरह स्टार्ट हुई थी इंटर्नशिप की इन द 5th सेमेस्टर, तो फिर हम वो सब देने लगे और उसी 5th सेमेस्टर में मेरी इंटर्नशिप भी लग गई थी रिजर्व पे में। तो आपने मतलब मैकेनिकल के थे, लेकिन आपने कंप्यूटर साइंस फील्ड को चुना और आपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो DSA होता है वो आपने 3rd सेम से स्टार्ट किया था। और CS फंडामेंटल मींस कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट की थी, जिन्होंने आपकी काफ़ी इंटर्नशिप में मदद की। तो इंटर्नशिप में जैसे काफ़ी यहाँ तो फिर जैसे वहाँ काफ़ी कंपटीशन रहता है, लेकिन जब कॉलेज में आ जाते हैं तो सभी मचा हुए हैं, तो फिर इधर तो और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इंटर्न में जैसे हमारा था कि स्टार्टिंग में हमारी इंटर्न लग नहीं रही थी, ना मेरी लग रही थी ना मिश्रा जी की लग रही थी, लेकिन हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं कंप्यूटर साइंस वाले, उन सब की इंटर्न लगती जा रही थी। तो उस टाइम पे थोड़ा वो डिप्रेसिंग मूड भी था कि हमारी इंटर्न लग नहीं रही है तो हम क्या करें। तो उस टाइम पे मतलब आपने किस तरह हैंडल किया और फिर फाइनली आपने इंटर्नशिप लैंड की जो मेरे से पहले, तो बताइए कुछ इसके बारे में। देखो यार, हैंडल करने का तो क्या ही था, जो था वो था, करना ही पड़ेगा हमें। तो मैंने बस टेस्ट वगैरह देते रहा कि नहीं टेस्ट हो रहे हैं कंपनीज़ के, टेस्ट देते रहो। मतलब वही था कि टेस्ट हो रहे हैं, ये डिमोटिवेट होकर तुम टेस्ट देना छोड़ मत दो। बहुत लोग ऐसे फेस से आउट हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं मैं प्लेसमेंट में अब देखूँगा, लेकिन हायरिंग होती रहती है। तो हम बस टेस्ट देते गए और एक टेस्ट में हमारा भिड़ गया थोड़ा तुक्का वगैरह, और हमारा फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी अच्छा चला गया और फाइनली हम हायर हो गए एज ए इंटर्न रेजर पे। तो ये रेजर पे में हायर हो गए थे एज ए इंटर्न। सो लेकिन हाँ सही बात है कि हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं मतलब हमेशा एक माइंडसेट लेके चलता हूँ कि आप हाउ मच वीक यू आर बट यू मस्ट नेवर क्विट। तो मतलब मेरा एक और फ्रेंड था, उसने मतलब ऐसा था कि वो टेस्ट नहीं निकल रहा था, उसने देना ही छोड़ दिया था। तो मतलब लेकिन मिश्रा जी ने बोला कि कुछ तुक्का बिड़ गया, तो तुक्का बिड़ जाता है लाइफ में कभी कभी, तो हमें कभी क्विट नहीं करना चाहिए। इसी तरह मेरा भी तुक्का बिड़ गया था तो हमारी भी इंटर्न लग गई थी। लेकिन मिश्रा जी और बताइए, फिर इंटर्न के बाद जब आपको जैसे 2 महीने आप इंटर्न किए थे रेजर पे में, तो लाइक हाउ इट वाज यूज़फुल फॉर योर प्लेसमेंट लाइक। और जैसे इंटर्न के बाद क्या रहता है कि IIT में कंपनी जो होती हैं वो प्री प्लेसमेंट ऑफ़र दे देती हैं कि इंटर्नशिप में अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको पहले से ही ऑफ़र मिल जाता है, तो आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते, IIT गुवाहाटी में आप नहीं बैठ सकते। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई भी कंपनी में तुम इंटर्न कर रहे हो, तो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस वो कंपनी तुमको प्लेसमेंट मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर करती है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप ही। तो बहुत लोग ऐसे ही प्री प्लेसमेंट हो जाती है, तो वो लोग प्लेसमेंट सीजन से बाहर हो जाते हैं। तो जिनकी प्लेसमेंट बेसिकली नहीं हुई रहती है वही लोग प्लेसमेंट में बैठते हैं। तो मेरी कंपनी ने भी अनफॉर्चुनेटली मेरे को PPO नहीं दिया था तो मेरे को प्लेसमेंट बैठना पड़ा था। तो उस दौरान भी जब इंटरव्यूज़ हुए थे हमारे प्लेसमेंट के, तो काफ़ी ज़्यादा काम आया था इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस। मतलब जैसे मैं ज़ोमेटो में प्लेस्ड हुआ, तो उसमें भी कंपनी ने मतलब पहले राउंड में 4 राउंड हुए थे मेरे, और हर राउंड में रेजर पे का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आया था। मतलब एक तो ऐसा था जो मेरा पहला राउंड था वो पूरा का पूरा इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट पे ही चला गया, और सेकंड और थर्ड राउंड में भी अराउंड 15 से 20 मिनट मेरे रेजर पे के प्रोजेक्ट पे गए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे फंडामेंटल सवाल पूछे, कुछ कोडिंग के सवाल पूछे, वैसा था। और HR राउंड में भी मतलब उन्होंने पूछा कि तुमने रेजर पे में इंटर्नशिप किया तो मतलब क्या काम आया तुम्हारा, क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे क्या कल्चर था, ऐसा कल्चर जो तुम वहाँ पे तुमने देखा है और तुम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो। तो वो सब चीज़ें हमने मतलब देखी थी, तो काफ़ी काम आई थी। मैंने जब उन्हें बताया तो उनको भी अच्छा लगा, और फाइनली मैं हायर हो गया ज़ोमेटो में। पहले तो मैं मिश्रा जी की एक बात बताना चाहूँगा कि वो अपनी ब्रांच में शायद उनका हाईएस्ट CTC ऑफ़र हुआ है मैकेनिकल ब्रांच से, और ये ज़ोमेटो में प्लेस हुए हैं विच इज़ हाईएस्ट CTC फ्रॉम हिज ब्रांच इन आर कॉलेज एंड IIT गुवाहाटी। सो ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू एंड यू आर और ये इसी साल शायद अगस्त में ज़ोमेटो को ज्वाइन करेंगे। तो मतलब जैसा कि इन्होंने बताया कि जो प्लेसमेंट का सीज़न था उसमें कुछ अलग नहीं करना होता, हमें ऐसे ही CV सबमिशन करना होता है, लेकिन जो अपना एक्सपीरियंस रहता है 2 महीने का इंटर्न का, वो काफ़ी मैटर करता है कि उस प्रोजेक्ट को जो आप कर रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे से करें और मतलब सीख के करें, कि मतलब ऐसा नहीं कि कर दिया, क्योंकि प्लेसमेंट में वही आपसे पूछा जाएगा एज एन एक्सपीरियंस। फिर बाकी जो CS फंडामेंटल और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो आपने कर रखा था वो तो आपके काम आया ही था। तो फिर जब आपका प्लेसमेंट इंटर्न हो गया, फिर प्लेसमेंट सीज़न आया,
एक प्लेसमेंट सीजन वाज लाइक हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम इंटर्न सीजन, लाइक आई थिंक इट वाज मोर स्ट्रेसफुल। स्ट्रेसफुल तो बहुत होता है यार, क्योंकि मतलब तुम इसके लिए कॉलेज आए थे स्टार्टिंग में, यही सोच कर के कॉलेज में जाओगे तो प्लेसमेंट होगी, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, और अगर मतलब वही नहीं मिलेगी तो तुम्हें स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। तो हमने यही सोचा फिर, और मतलब उसके अकॉर्डिंग जब हम टेस्ट वगैरह देने लगे तो टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कठिन होते थे, मतलब एज़ कम्पेयर टू इंटर्नशिप। और जो इंटरव्यूज़ हुए थे, मतलब इंटर्नशिप मेरा सिर्फ 1 राउंड हुआ था, लेकिन प्लेसमेंट के दौरान मेरा 4 राउंड हुआ था एक कंपनी में, और एक और कंपनी का मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ पर भी 2 राउंड हुआ था, मैं तीसरे में आउट हो गया था, उस राउंड से रिजेक्ट हो गया था। तो स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब रात के 1 बजे 2 बजे टेस्ट होते थे हमारे कॉलेज में, और वो हमें मतलब जाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, सुबह 6:30 बजे एक कंपनी का टेस्ट था। हाँ वही वो कंपनी ज़ोमैटो ही थी। सही। तो मतलब आप कितने इंटरव्यूज़ के लिए मतलब टेस्ट शॉर्टलिस्ट हुए थे? कितने इंटरव्यूज़ के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए थे? तो यार ऐसे तो मैं 5 जगह मेन शॉर्टलिस्ट हुआ था, और 2-3 जगह मेरी वेट लिस्ट थी। एक्चुअली मैं जो एक प्लेसमेंट सीजन चलता है उसमें पहले कंपनी आती जाती हैं, फिर क्या होता है वो टेस्ट लेती हैं, और फिर उसके बेसिस पे एक हमारा जो प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है आईआईटीज़ में वो दिसंबर में होता है, लेकिन पहले टेस्ट चलते जाते हैं और फिर एक शॉर्ट लिस्ट आती जाती है। तो उस शॉर्ट लिस्ट के बाद जो टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको दिसंबर में इंटरव्यू देने को मिलता है। तो मिश्रा जी 5 टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट हुए थे। तो आपने ज़ोमैटो की प्लेसमेंट लेने से पहले आपने कितने इंटरव्यू आप दिए थे, और मतलब कैसा एक्सपीरियंस था, और कितने इंटरव्यूज़ फेल किए थे आपने? यार मेरा ज़ोमैटो का इंटरव्यू जो हुआ था वो सवेरे अराउंड 8 बजे हुआ था। उसके पहले मैंने रात के 1 बजे एक और कंपनी का इंटरव्यू दिया था जिसका नाम था स्प्रिंकलर। हाँ, तो और जिसमें मैं रिजेक्ट हो गया था। तो अराउंड वही 4 बजे 5 बजे का राउंड में रिजेक्ट होकर आया, और फिर एक तो मेरा दिमाग में रिजेक्शन चल रहा था, ऊपर से दिमाग में ये भी चल रहा था यार सुबह 7:30 बजे उसके लिए भी जाना है। तो मतलब 1-1.5 घंटे, आधे से 1 घंटे में सो पाया था, क्योंकि ऐसे कुछ दोस्तों की इंटर्नशिप हो भी गई थी, और कुछ लोग ऐसे उल-फजूल सवाल पूछ रहे थे कि मतलब भाई मतलब साइकिल से जाए कि ना जाए इंटरव्यू देने। ऐसे भी लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो थोड़ी सी बकचोदी करेंगे। तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे केसेस में फ़ोन को बंद कर लो, आराम से 1 घंटे के लिए सो जाओ, अपने आप फिर उठ जाना, किसी आजू बाजू वाले मित्र को बोल दो तो उठा देगा तुम्हें वो। और फिर लगातार इंटरव्यू चलते रहते हैं तो मतलब 1-2 घंटे ही मिलते हैं सोने के लिए, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यू चलते रहते हैं। तो मतलब रिजेक्शन यहाँ भी मिलेंगे आपको 4th ईयर में आके भी। तो आप लाइफ के किसी भी फेज़ में आपको रिजेक्शन मिलेंगे, बट आपको क्विट नहीं करना है, वही बात है। और फाइनली ही लैंडेड हिज जॉब इन ज़ोमैटो, क्योंकि इस साल का जो प्लेसमेंट सीज़न हमारा रहा है वो काफ़ी मतलब इतना अच्छा नहीं रहा है। तो मतलब इट वाज लाइक प्लेसमेंट सीज़न की रियलिटी ये है कि काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, और मतलब आपको बस उस टाइम पे कूल एंड काम रहना है कि मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि प्लेसमेंट ही सब कुछ है, कि मतलब नहीं हो तो ठीक है, कोई नहीं भाई, हो जाएगा, ट्राई करते रहो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अगर आप इतना कुछ करके आप आईआईटी में आए हो तो आपका प्लेसमेंट होना तो बनता ही है, क्योंकि इस साल कुछ माहौल ही इस तरह चल रहा है कि काफ़ी कॉलेजेस में नहीं हुआ है प्लेसमेंट। सो थोड़ा मोटिवेट कीजिए जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ उनको। यार इसका नहीं हुआ है, देखो ट्राई करते रहो, मतलब और भी फील्ड देखो। मगर तुम एज ए मतलब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो ये नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर फील्ड ही देख रहे हो, अपनी कोर फील्ड भी देखो, और बहुत सारे ऐसे करियर है जो तुम देख सकते हो, और ऑफ कैंपस भी ट्राई करते रहो, और मतलब एक कांस्टेंट मोटिवेशन रख के चलो, मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं हुई तो तुम बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, प्लेसमेंट ही सब कुछ नहीं होता है। सही बात है, आप लाइफ में कुछ और अच्छा करेंगे, क्या पता भगवान ने आपके लिए इससे कुछ और बेहतर सोच रखा हो। तो होप फॉर योर बेस्ट एंड नेवर क्विट, आई वुड से। सो ये थे आज के हमारे गेस्ट, और आपको अगर कुछ और क्वेरीज और कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं इनसे, तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिख सकते हैं। एंड थैंक यू, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट पॉडकास्ट, सो इफ़ देर आर एनी मिस्टेक्स काइंडली फॉरगिव मी। थैंक यू।